स्टार्ट किया जाए। चलिए बाबू, आज कौन सा चैप्टर शुरू करना था? लाइट चैप्टर शुरू करना है, प्रकाश। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रकाश, लाइट। अब प्रकाश के बारे में समझिए ध्यान से। लाइट यह एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। आप प्रकाश से कोई काम कर सकते हैं। ऊर्जा किसे कहते हैं? जिसके मदद से आप कोई काम कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। जैसे हमारे हाथों में है कौन सी? पेशीय ऊर्जा। ऊंचाई पे लटके पत्थर पे स्थितिज ऊर्जा, बहते पानी में गतिज ऊर्जा। उसी तरह प्रकाश एक ऊर्जा है। इससे कौन काम कर सकते हैं? आप बैटरी उटरी चार्ज कर सकते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की मदद से आप इसे क्या कर सकते हैं? बैटरी वगैरह इत्यादि को आप क्या कर सकते हैं? आराम से एकदम नॉर्मली चार्ज कर सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो ये प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। दूसरा जो चीज इसमें पूछता है भैया प्रकाश से, प्रकाश कैसी तरंग है? प्रकाश एक प्रकार का तरंग है। प्रकाश एक प्रकार का तरंग है, साथ ही साथ प्रकाश एक प्रकार का कण भी है। प्रकाश कण भी है। तो प्रकाश तरंग होने के साथ साथ एक कण भी है। इसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज? द्वैध गुण, डुअल नेचर ऑफ प्रकाश। द्वैध गुण, द्वैध गुण, डुअल नेचर। दो दो ठो नेचर है। एक ये कण है, दूसरा ये तरंग है। दूसरा ये क्या है? तरंग है। और ये क्या है? कण है। जब इसकी बात करते हैं कण है, तो कण के रूप में इसे कहा जाता है फोटान। कण के रूप में इसे क्या कहा जाता है? फोटान, छोटे छोटे पैकेट के रूप में। और तरंग के रूप में इसे कहा जाता है विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग। जब विद्युत चुंबकीय तरंग है तो जितने भी विद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं वो लंबवत चलती हैं। यानी ये कैसी तरंग है? ध्यान से समझिए। विद्युत चुंबकीय तरंग है तो ये कहाँ जा सकती है? निर्वात में भी जा सकती है। कहाँ जा सकती है? निर्वात में। और निर्वात में ही इसकी चाल जो होती है सबसे अधिकतम होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। निर्वात में इसकी चाल सबसे ज्यादा वैक्यूम में होती है। हालांकि अगर आप इसकी चाल देखेंगे तो ये ध्वनि की चाल की ठीक उल्टी होती है। ये निर्वात में सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद ये गैस में होती है, उसके बाद ये द्रव में होती है, द्रव में, और उसके बाद ये कहाँ होती है? ठोस में होती है। ठोस में बहुत कम प्रकाश जा पाता है। तकिया उकिया में देखेंगे ना, तकिया के रोशनी में, गद्दा में बहुत कम प्रकाश जाता है। एक क्वेश्चन पूछता है समुद्र में कितने मीटर गहराई तक सूर्य का प्रकाश जाता है? तो ये लगभग 200 मीटर की गहराई तक जाता है। कितने मीटर की गहराई तक जाता है? 200 मीटर की गहराई तक जाता है। कितने मीटर तक? 200 मीटर की गहराई तक जाता है। इसके अलावे आपको एक और चीज पूछता है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। कैसी है? विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है। लेकिन एक चीज ये भी तो है कि भैया ये इस तरह से चलता है। ये कौन सा है? एक ऐसे चलता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? अनुदैर्घ्य। एक ऐसे चलता है, अनुप्रस्थ। तो आखिर इन दोनों में कौन सा है? तो यहां तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है ही है, लेकिन इन दोनों की एक कैटेगरी है स्वभाव के हिसाब से। ये एक अनुप्रस्थ तरंग है। कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। कैसी तरंग है भैया? अनुप्रस्थ तरंग। तो ये लाइट जो है, प्रकाश जो है, इसके बारे में ये कुछ मतलब बेसिक चीजें थी जो आपको पता होना चाहिए था। प्रकाश क्या चीज है भैया? एक प्रकार की ऊर्जा है। इसमें 2 गुण पाए जाते हैं, एक तरंग होने का, एक कण होने का। जब ये कण का रूप लेती है तो उसे फोटान कहते हैं। ये आपको फोटान पढ़ना है कब? जब ये लाइट चैप्टर खत्म हो जाएगा तब, मॉडर्न फिजिक्स में। किसमें भैया? मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ना है, ठीक है। स्टैटिक जीके ये क्लास खत्म होने के बाद जस्ट डालेंगे, ठीक है। जब क्लास को लास्ट करेंगे तो आप स्टैटिक जीके का बता दीजिएगा, ठीक है। हम तुरंत डालेंगे जस्ट इसके बाद ही, वरना दिमाग से फिर उतर जाएगा मेरे। जैसे क्लास खत्म होने जाएंगे ना तब याद दिलाइएगा, अभी नहीं। जब हम बोलेंगे क्लास खत्म हो रहा है, कोई दिक्कत है, तो उस समय बोल दीजिएगा। देखिए तरंग होने के लिए ये विद्युत चुंबकीय तरंग है, और उसके बाद ये कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। निर्वात में इसकी चाल सबसे ज्यादा होती है 3 × 10⁸, और निर्वात में ज्यादा होगी, गैस में, उस निर्वात के बाद गैस, गैस के बाद द्रव। सबसे कम होती है सब ठोस में होती है सर। 200 मीटर तक गहराई चली जाती है सर समुद्र के अंदर सूर्य का प्रकाश। उसके बाद सूर्य का प्रकाश भी नीचे नहीं पहुंच पाता है, अंधेरा हो जाता है। तो ये हो गई है भैया प्रकाश के गुण।
चाल वगैरह हो गए। अब प्रकाश में ना कई गुण देखे जाते हैं, प्रकाश में अन्य कई क्वालिटीज देखी जाती हैं जिसे आप अलग अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे एक गुण होता है परावर्तन। क्या गुण होता है? परावर्तन। परावर्तन कोई सी चीज का टकरा के आ जाना, और इसी परावर्तन पर काम करता है आपका दर्पण। जितना मिरर होता है वो इसी पर काम करता है। तो आपका ये एक अलग चैप्टर है और ये एक अलग चैप्टर है। परावर्तन का मतलब तो टकरा कर वापस आ जाना। इसके अलावा एक चीज और होता है इसमें, अपवर्तन, यानी रिफ्रैक्शन। अपवर्तन, अपवर्तन का मतलब होता है टकरा के नहीं, छेद के अंदर चली जाती है। तो छेद के अंदर चले जाने पे हम लोग पढ़ते हैं हम लोग लेंस को, क्योंकि लेंस के आर पार दिखता है, जबकि जो जिसमें आईना में देखते हैं आईना में आर पार नहीं दिखता है। तो एक ये भी चैप्टर है परावर्तन, और एक दर्पण भी है। दर्पण में 3 टाइप का दर्पण, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। लेंस में भी 2 टाइप का मेनली होगा। इसके अलावा जब आप परावर्तन ये पढ़ लेंगे तो इसके बाद आपको पढ़ना है प्रकीर्णन। प्रकीर्णन, प्रकीर्णन पढ़ना है। इसके अलावे अगर आप देखेंगे प्रकीर्णन के अलावे, तो प्रकीर्णन के अलावे भी आपको एक पढ़ना है जिसका नाम है विवर्तन। विवर्तन ये भी पढ़ना है आपको। विवर्तन के बाद ध्रुवण, वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण, व्यतिकरण। ये सब का इंग्लिश अलग अलग होते हैं सब, ठीक है। तो ये सब चीजों के बारे में पढ़ना है। उसके बाद से आपको दोष यानी बीमारी पढ़ना है, आंखों में होने वाली बीमारी। अब बीमारी के बाद आपको इंस्ट्रूमेंट यानी यंत्र पढ़ना है, जैसे दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, ये सब चीजें का। तो प्रकाश में ये एक नेचुरल ये चीज आपको पता होनी चाहिए। फिर अलग अलग हिसाब से हम लोग को ये पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? परावर्तन। क्या पढ़ेंगे? परावर्तन। और परावर्तन के बाद क्या पढ़ेंगे? दर्पण पढ़ेंगे। स्टार्ट किया जाए परावर्तन के बाद। कर रहा है ना तो वीडियो आ रहा है ना तो ऑडियो आ रहा है। घोंचू कहीं का, तो नहीं के डेली समझाना पड़ता है। नहीं आ रहा है तो तू नहीं आ रहा है तो चुपचाप मोबाइल चलाते रहो। ना तो वीडियो आ रहा है ना तो ऑडियो आ रहा है। ना कहता सब मोबाइल बंद करके चालू करे। ना तो वीडियो आ रहा है ना तो ये आ रहा है। सब बैला है सब ससुरा सब। सीधे भैंस छोड़ के एप्लीकेशन पे चलाया है। 20 बार समझाते हैं कि जब कुछ ना हो तो आप वापस हो जाइए कीजिए, बैक हो जाइए कीजिए, फिर आइएगा तो ऑटोमेटिक हो जाता है। देखिए रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन को क्या कहते हैं? परावर्तन। रिफ्लेक्शन को क्या कहेंगे भैया? परावर्तन। जब भी कोई चीज टकरा के वापस आती है ना तो उसे परावर्तन कहते हैं। जैसे इको का होता है परावर्तन, टकरा के वापस आ जाती है। क्रिकेट मैच देखते हैं, क्रिकेट, तो जब आप मैच देखते होंगे तो आप देखेंगे यहाँ 3 ठो विकेट रहता है और यहाँ 3 ठो विकेट रहता है। इसके इधर से जब यहाँ बैट्समैन खेलता है, बैट्समैन वो क्या गायब हो रहा है? बैट पकड़ तुम, जो बैट पकड़ ले। तो आप देखिए बॉलर यहाँ बॉल पटकता है और बॉल यहाँ पटकता है तो यहाँ से परावर्तन होता है। यहाँ से क्या होता है? परावर्तन होता है। तो जब भी बॉल पटकता है ना तो यहाँ से क्या हो जाता है? परावर्तन हो जाता है। इसके अलावा आप लोग और परावर्तन का खेल बचपन में खेले होंगे। बॉल ले लेते होंगे, जब खेलने वाला कोई नहीं मिलता होगा तो दीवार पे मारते होंगे। आप मारते होंगे दीवार से वापस आ जाता हो, ऐसे टकरा जाता हो। तो जब कभी भी प्रकाश आती है और टकरा के वहीं चली जाती है, उसी मीडियम में, मतलब पार नहीं कर पाती है, तो उसे कहते हैं परावर्तन। इसका मतलब रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है? लौट जाना, टकरा कर लौटना, टकरा कर लौटना। हम एक दूसरे को क्यों देखते हैं? परावर्तन के कारण। वस्तु का दिखाई देना, किसी भी वस्तु का दिखाई देना। अब कोई भी वस्तु जो होती है वो दिखाई क्यों देती है? दिखाई देना। कोई भी वस्तु क्यों दिखाई देती है? परावर्तन के कारण। अगर किसी चीज में परावर्तन नहीं होगा तो वो वस्तु दिखाई नहीं देगी, और अगर परावर्तन हो रहा है तो ही वो चीज दिखाई देती है। मान के चलिए अगर हम यहां से, मेरे पास से अगर लाइट ना, मतलब लाइट टकरा के इसी में सोख ले तो हम नहीं दिखाई दे सकते। दुनिया का ऐसा कौन सा चीज है जिसमें परावर्तन नहीं हो सकता? दुनिया का ऐसा कौन सा चीज है जिसमें परावर्तन नहीं हो सकता?
इसका मतलब वो दिखेगा ही नहीं जिसमें से परावर्तन नहीं होगा। कोई बता सकता है ऐसा कौन सा चीज है जो प्रकाश को परावर्तित होने नहीं देता? पानी बोलता है। ब्लैक होल, वेरी गुड। हिमांशु सिंह, शुभम सिंह, ब्लैक होल। ब्लैक होल से कभी भी कोई चीज टकरा के नहीं आती है, इसीलिए वो दिखता ही नहीं है। तो सब कुछ रहेगा, बीच में आपको अजीब टाइप का रहेगा, वो काला रंग का नहीं दिखता है, वो काला नहीं दिखेगा। जैसे देखिए ब्लैक होल कैसे लगेगा, मान के चलिए आपको ये स्क्रीन दिख रहा है, बीच का इतना पोर्शन दिखाई ही ना दे तो कैसा लगेगा? बीच का ये पोर्शन दिखाई ही नहीं देगा, तो उसी को क्या कहते हैं? ब्लैक होल कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? ब्लैक होल के नाम से जानते हैं। तो ब्लैक होल से परावर्तन की क्रिया नहीं हो सकती है, किसी को दिक्कत नहीं। परावर्तन जो होता है ये हमेशा किस पर होता है? मिरर पर होता है। मिरर यानी दर्पण पर होता है, दर्पण पर होता है। मिरर यानी दर्पण पर होगा। अब ये जो मिरर होता है इसमें दो चीजें आप समझिएगा। कहेगा मिरर बनता किससे है, मिरर का निर्माण किस में सहायक क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा मिरर के पीछे जो पेंट किया जाता है, कलई किया जाता है, पेंट मतलब कलई, वो किस चीज का होता है? तो इसके निर्माण में ग्लूकोज मिलाया जाता है, ग्लूकोज। निर्माण में ग्लूकोज की भूमिका होती है। कलई किस में किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर आयोडाइड। तो देखिए सिल्वर आयोडाइड से वर्षा हो जाती है, कृत्रिम वर्षा, तो सिल्वर ब्रोमाइड AgBr मिला दिया जाता है ताकि वो एक ओर से दिखाई दे और दूसरे ओर से दिखाई न दे, तभी वो क्या बन पाता है? मिरर यानी दर्पण बन पाता है। अदरवाइज में वो दर्पण नहीं हो पाएगा, लेंस हो जाएगा, आर पार दिखने लगा तो लेंस हो जाएगा। देखिए ये जो है ना शीशा, ये शीशा दिख रहा है यहाँ पर, इस शीशा में, ये शीशा आपको क्यों ऐसे दिख रहा है? क्योंकि इसके पीछे क्या लगा हुआ है? दर्पण है। इसके पीछे क्या रख दिए भैया? हमने पेंट कर दिए। क्या कर दिए? पेंट कर दिए। देखिए आपको बोल रहे थे ना पीछे चादर लगा दिए, दिख रहा है पीछे चादर? देखिए पीछे चादर लगा दिए इकोस्टिक को कम करने के लिए, वरना आवाज गूंजने लगता। आवाज क्या होने लगता? गूंजने लगता। ये क्यों हो रहा है भैया? परावर्तन के कारण। किसके कारण? परावर्तन के कारण। किसी को दिक्कत है तो बताइए। कैमरा ही दिख रहा है, हाँ वो पीछे तो हमने वो लगा रखा ना। अब ये जो दर्पण होते हैं इसमें ये दो चीजें हो गई। अब इस दर्पण में दो तीन टाइप के दर्पण होते हैं। एक होता है प्लेन मिरर जिसको कहते हैं समतल दर्पण। कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। दूसरा होता है आपका अवतल दर्पण, धसा हुआ रहता है, कनकेव मिरर। तीसरी क्वालिटी हो जाती है आपको उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। भैया परावर्तन में तो किसी को दिक्कत नहीं है। रडार किस पर काम करता है? परावर्तन पर। इको किस पर काम करता है? परावर्तन पर। सोनार किस पर काम करेगा? परावर्तन पर। हम आपको देख लेते हैं किस परावर्तन के आधार पर। परावर्तन मतलब होता है टकरा कर लौट आना। परावर्तन सबसे अच्छा कहां देखने को मिलता है? मिरर यानी दर्पण। दर्पण जो हो गया यहाँ पे, दर्पण के पीछे पेंट करेंगे तो कलई, उसे कहते हैं सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, और निर्माण में ग्लूकोज की भूमिका निभाई जाती है। अब किसी को दिक्कत है तो बोलिए। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग समतल दर्पण। प्लेन मिरर हम लोग स्टार्ट करते हैं। किसी को अब तक में कोई दिक्कत है तो बोला जाए। अब तक में कोई दिक्कत नहीं है। सर केमिस्ट्री का बुक आया है, आपको वो भी लेना है? कंबाइन? भाई कंबाइन साइंस नहीं है, केमिस्ट्री अलग से है, वो ले लेंगे तो आपको आगे भी काम करेगा ना। ग्रुप डी का भी एग्जाम होगा, उसमें भी काम करेगा। समझ में आया कि नहीं आ गया? देख भाई हम आप लोग को एक बात बताते हैं, सुनिए ध्यान से। आप सब लोग रेलवे में अच्छे से एग्जाम देंगे, लेकिन आपको हम एक बात बताते हैं। अभी इस रेलवे के एग्जाम के बाद एक मेंस लेगा, मतलब रेलवे का CBT 1 है, फिर CBT 2 लेगा, फिर ज्वाइनिंग कराएगा, ताम झाम लगेगा। क्या तुम लोग तब तक वेट करेगा? एक बात बताइए, आप क्या तब तक कोई और एग्जाम नहीं देंगे? देंगे ना। तो आप ये नहीं, आपको उसके बीच में कोशिश करना है कि रेलवे तो हम लेंगे ही लेंगे, हम एक और बीच में पकड़ लेंगे, क्योंकि ये फाइनल एग्जाम तो है नहीं। फिर ससुरा इसके बाद वाला कब लेगा किसी को नहीं पता। ये तो यही हम लोग के हंगामा मचाने से हुआ है। आप लोग भी पता है, अगर यूट्यूब पे सारे टीचर मिल के हंगामा नहीं मचाते तो ये कब लेता, कोई ठीक नहीं है। समझ में आया कि नहीं आ गया? अरे CBT 2 छोड़ो ना यार, अभी CBT 1 हुआ नहीं, अब ये होगा, इसका रिजल्ट होगा, फिर उसके बाद से एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, फिर उसके बाद ना ताम झाम होगा। चलो इधर देखो, तब तक बीच में कोई ना कोई एग्जाम आएगा, उस सब में आपको ये काम करेगा। तो इसलिए केमिस्ट्री का अगर जिनको बुक लेना रहेगा वो अलग अलग ले लेंगे। चलिए देखिए आप, प्लेन मिरर। कौन सा मिरर? प्लेन मिरर।
समतल दर्पण, समतल दर्पण, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का मतलब क्या होता है? समतल दर्पण। देखिए भैया, इसका जो सरफेस होता है एकदम समतल होता है, सरफेस होता है समतल होता है। अब इस पे पेंट करेंगे, नहीं तो ये तो दर्पण नहीं होकर शीशा हो जाएगा, आर पार हो जाएगा, लेंस हो जाएगा। तो इसके किसी एक साइड में हम लोग क्या करते हैं? पेंट कर देते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड को क्या कर देते हैं? पेंट कर देते हैं। अब ध्यान दीजिए, जब इस पर कोई प्रकाश आएगी तो इसे कहते हैं इंसिडेंस रे। इसे क्या कहते हैं? इंसिडेंस रे, IR, इंसिडेंस रे कहते हैं, इंसिडेंस। और जब ये जाती है तो इसे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण, रिफ्लेक्स रे। ये क्या हो गई? रिफ्लेक्ट कर गई। और ये क्या हुई? I, आने वाली एंगल हो गई, और वो क्या हो गई? जाने वाली। तो जब एक किरण आती है और एक किरण वहां से टकरा कर क्या हो जाती है? जाती है। तो एक को क्या कहेंगे? इंसिडेंस, और दूसरे को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स। तो जो इंसिडेंस कर रही है इसे I से दिखाते हैं, और जो रिफ्लेक्ट करके परावर्तित हो रही है इसे R से दिखाते हैं। इसे क्या करते हैं? R से दिखाते हैं। तो आने वाली किरण को आपतित किरण यानी इंसिडेंस रे, आपतित किरण यानी इंसिडेंस रे, और जाने वाली किरण को परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टिव रे। जहां से ये दोनों आपस में मिलते हैं, मतलब जहां से ये टकरा कर लौटना चालू होती है, वहां हम अपने से एक रेखा खींच देते हैं जिसे हम अभिलंब या नॉर्मल कहते हैं। अभिलंब या नॉर्मल कहते हैं। अभिलंब, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं। ये कोई रेखा नहीं है, ये हम जानबूझ के खींचे हैं ताकि इसके इधर का एरिया किसको दिखा सके? आपतन को दिखा सके। किसे दिखा सके? आपतन यानी एंगल। किसे दिखा सके? इंसिडेंस को। और इधर का एरिया परावर्तन को दिखा सके, परावर्तन। इधर का एरिया किसे दिखा सके? परावर्तन को दिखा सके। तो एक और हो गया आपतन, दूसरी ओर हो गया परावर्तन। तो एक और आपतन, दूसरी ओर क्या हो जाता है? परावर्तन हो जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं? तो आपतन, आपतन, और दूसरी ओर हो गया परावर्तन। बीच के इसको क्या कहते हैं हम लोग? अभिलंब यानी नॉर्मल कहते हैं। कोई भी एंगल का जब डिसाइड किया जाता है, एंगल जब निकालना होता है, तो याद रखिएगा एंगल हमेशा नॉर्मल से निकाला जाता है, अभिलंब से। जैसे हम कहें कि आने वाली किरण का जो एंगल होगा वो कितना होगा, तो आप में से बहुत से लोग कह सकते हैं कि सर ये भी एक एंगल बना रहा है और ये भी एक एंगल बना रहा है। तो आने वाली किरण का जो एंगल होगा वो हमेशा एंगल कहां से नापा जाता है? अभिलंब से नापा जाता है। तो कहेगा अभिलंब का काम क्या होता है? टू मेजर, क्या करना है? मेजर एंगल। ये क्या करता है? एंगल को नापता है। तो हमेशा ये वाला इधर होगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एंगल I। इसे क्या कहते हैं? एंगल I। कौन सा एंगल है भाई? एंगल I है। तो इसको बस I लिख देते हैं। आपतन कोण कहते हैं इसे। और जब ये टकरा के जाता है तो इसे परावर्तन कोण कहते हैं। टकरा के जब लौट जाता है तो इसे क्या कहेंगे? परावर्तन कोण कहते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि कोण को हम कहां से नापते हैं? अभिलंब से नापते हैं। कहेगा कि कोण को कहां से नापते हैं? कोण का माप कहां से माप किया जाएगा? तो भैया अभिलंब से। कोण का माप अभिलंब से किया जाता है। ठीक है। आपतन कोण, आपतन कोण इसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल का साइन हो गया, तीसरा एल बना दी, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आपतन कोण को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस, I से दिखाते हैं। दूसरा परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण इसे कहते हैं एंगल R, मतलब परावर्तन कोण। अब इसमें दो तीन चीजें याद रखिएगा कि हमेशा और हमेशा जो आपतन कोण होता है वह परावर्तन कोण के बराबर होता है। जितने डिग्री पर आएगा उतने डिग्री पर ही जाएगा। और तीन चीज हमेशा एक लीनियर होती है, कोलीनियर। कौन सा? एक रेखीय। क्या चीजें एक रेखीय होगी? तो भैया देखिए क्या है, आप आने वाली किरण, जाने वाली किरण और अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? एक ही तल में होना चाहिए। किसी को कोई दिक्कत? आने वाली रेखा में और तीनों एक ही तल में होना चाहिए। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ये नहीं समझ में आया होगा तीनों एक ही रेखा का मतलब क्या है। मतलब ये क्या है कि ये तीनों का जो मिड पॉइंट है ये यहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कहिएगा कि देखिए ना ये जो एंगल है इसको हम ऐसे कर देते हैं और ये जो अभिलंब है यहाँ पर इसको ऐसे कर देते हैं।
अब क्या परावर्तन होगा? नहीं होगा। तो परावर्तन के लिए सबसे बढ़िया शर्त समझिएगा क्या चीज, कि आने वाली किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों के तीनों एक ही तल पर होने चाहिए। कहाँ होना चाहिए? एक ही तल पर होना चाहिए। तो इसको हम इसके तल पे लाते हैं, और ई भाई साहब जो उधिया के गए हैं यहाँ, इसको भी अपने तल पे लाते हैं। भैया तू अपने ही तल पे रहो, अच्छा लग रहे हो अपने ही तल पे। तो आपतन कोण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों कहाँ होने चाहिए? कोलिनियर, एक ही तल पर होने चाहिए, एक ही साथ होने चाहिए। तो इसका आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ से ज्यादा नहीं पूछता है, हम यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको बना देते हैं। एंगल आई और एंगल आर हमेशा क्या होते हैं सर? इक्वल होते हैं सर, इक्वल होते हैं सर। ये चीज क्या है? तो ये है भैया आपका तल, सरफेस है। क्या है? तल है, सरफेस है यानी तल है। चलिए क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं, एक क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं, आप बताइए। कहे कि एक किरण, मतलब कोई रे है, एक किरण दर्पण के, समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर है, समतल दर्पण, एक किरण समतल दर्पण से, समतल दर्पण के तल से 50 डिग्री का कोण बनाती है, कोण बनाती है, 50 डिग्री का कोण बनाती है। फिगर आप अपने से ड्रॉ करते रहिए। तो परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन कोण बताइए कितना होगा? परावर्तन कोण कितना होगा? यार 50 किस तरह से दे रहे हो लोग? होश में नहीं हो क्या? जिनका आंसर 50 आ रहा है मतलब आप लोग नशा वशा में हैं। देखिए वो कहां से एंगल कह रहा है भैया, ये है तल, ये है तल, कह रहा है ये है आपका अभिलंब, ये अभिलंब। वो कह रहा है कि एक किरण समतल दर्पण के तल से, रे बकलोलवा, तल से बोला है 50, तल से बोला है 50, तो बताइए हाई कितना? तल से बोला है ना 50। अरे बाबू इधर देख, आई अभिलंब और हाई तल कितना डिग्री के एंगल पे है? 90 डिग्री के एंगल पे। देखिए यहां से अभिलंब और तल 90 डिग्री के एंगल पे है, 90 डिग्री के एंगल पे है। ये 50 बन चुका है, तो बताओ ये कितना होगा ताकि 90 हो जाए? 40 होगा तब 90 होगा। अब तुमको पता चल गया कि आपतन कोण का मान 40 डिग्री है। बिना दिमाग लगाए इसको भी मारो 40 डिग्री। कितना डिग्री? 40 डिग्री। आंसर तो 40 डिग्री ना आना चाहिए यार, क्या मारता है तुम लोग? एग्जाम में गलती करके आएगा, कहेगा कि सब बनाए हैं, 80 को बनाए हैं। 80 को कौन सी बनाए? होश में रहो, कौन सी क्वेश्चन पूछ रहा है। एक और क्वेश्चन दे। एक किरण है समतल दर्पण, एक किरण समतल दर्पण से, समतल दर्पण के तल से 35 डिग्री का कोण बनाती है। डिग्री का कोण बनाती है, तो आपतित किरण, आंसर मार दिया सर, आपतित किरण एवं परावर्तित किरण,
किरण के बीच का कोण, देखो भैया होश में बनाना, बिना फिगर मत बताना, बिना फिगर बनाए जो सोचेगा वो गलती होगा, कंफर्म गलती होगा। चालीस ला रहा है देखो, 55 आ रहा है कई ठोका। तीस कैसे ला रहे हो भैया, 30 तो किसी कीमत में नहीं आएगा, 55 वालों का सही है। भाई आप इतना मेहनत क्यों करते हो, एक फिगर बना लो, बिना फिगर बनाए जो इसमें करेगा वो फेल होके आएगा, फिर 5 साल इंतजार करेगा अगली वैकेंसी का। जिसका इसमें नौकरी नहीं होगा उसके लिए दिक्कत हो जाएगा, इसलिए मेहनत करते रहेंगे लोग। चलिए, इस पे हमने खींच दिया एक अभिलंब, किरण को लाते हैं यहां से, भेज देते हैं यहां पर। ये वाला एंगल कितना डिग्री है, 35 डिग्री है। कितना डिग्री है, 35 डिग्री। कितना, 35 डिग्री। आपको पता है कि जब कोई भी नॉर्मल होता है वह इंसिडेंट अपने तल के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, यानी यहां से लेकर यहां तक का ये पूरा 90 होना चाहिए, यहां से यहां ये पूरा 90 होना चाहिए। अगर ये 35 हो गया तो ये कितना होना चाहिए, 35 और 55 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अगर ये 55 है तो ये भी 55 हो जाएगा, ये 55 है तो ये भी 55 हो जाएगा। अब जरा सोचिए वो पूछा क्या है, पूछ रहा है कि आपतित किरण, यानी ये इसके बारे में पूछ रहा है, आपतित किरण एवं परावर्तित किरण, यानी जो जा रही है रिफ्लेक्टिव एंगल यहां से जा रही है, तो जो आ रही है तथा जो जा रही है इनके बीच का टोटल एंगल, तो रे भैया टोटल 55 प्लस 55 ना आएगा 110, 55 प्लस 55 110 ना आएगा, नहीं हुआ। 55 प्लस 55 110 हो जाएगा, 55 प्लस 55 बराबर 110, 55 प्लस 55 बराबर 110। पचपन प्लस 55 बराबर 110, ये हो गया। तो भैया एक तो ये इससे इतने टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये एक का फर्स्ट टाइप हो गया। अब सेकंड टाइप पर चलते हैं, फर्स्ट टाइप का ये हो गया, अब सेकंड टाइप पर चलते हैं। सेकंड टाइप कहता है, पहला क्वालिटी हो गया, दूसरा कहता है कि अगर किसी समतल दर्पण को, अगर किसी समतल दर्पण को आप थीटा कोण पर घुमाएंगे, कितने कोण पर, थीटा कोण पर, तो प्रतिबिंब 2 थीटा कोण पर घूमता है। यानी दर्पण को, किसको, दर्पण को अगर आप घुमा देते हैं कितना, थीटा कोण पर, कितने कोण पर, थीटा कोण पर, ये मीट क्यों रह रहे, तो उसका जो बनने वाला फोटो है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब ये कितना कोण पर घूम जाएगा, 2 थीटा कोण पर घूम जाएगा। मीट कहा जा रहा है ये, यानी अगर आप दर्पण को थीटा कोण पर घुमाएंगे तो प्रतिबिंब कितना घूमेगा, 2 थीटा कोण पर। यानी अगर कोई, यदि मान के चलिए कोई शीशा है, मान के चलिए कोई शीशा है, वो 2 डिग्री झुका हुआ है, तो आप उसमें अपना फोटो देखेंगे तो आप कितना डिग्री झुके रहेंगे, 4 डिग्री। समझ में आ गया, कितना डिग्री, 4 डिग्री। यही वजह है सजुरा कि अगर ये बोर्डवा हल्का सा कैमरा टेढ़ा हो जाता है तो आपको कुछ ज्यादा ही टेढ़ा लगने लगता है। हम कहते हैं दूर सजुरा तनी सा तो टेढ़ा है, लेकिन आप तक परावर्तन होकर पहुंच रहा है, दूना दिखने लगता है। यानी 5 डिग्री इधर टेढ़ा तो 10 डिग्री आपको दिखने लगेगा। किसी भी दर्पण को आप जितना एंगल घुमाएंगे तो उसके अंदर वाला फोटो उसके डबल एंगल झुका दिखेगा। यानी किसी दर्पण को थीटा कोण पे घुमाने पर प्रतिबिंब कितने कोण पर घूम जाता है, 2 थीटा कोण पर घूम जाता है, 2 थीटा कोण पर घूम जाता है। पवन कुमार जी लास्ट में याद दिलाइएगा स्टैटिक जीके के लिए। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए।
एक तो कह रहा है कि आंसर नहीं मिल रहा है, रुक जा भैया हम देख लेते हैं अभी। रुक जा बाबू, एक सेकंड हम देख लेते हैं। एक तो लड़का कह रहा है कि सर जो बुक है उसमें आंसर ही नहीं मिल रहा है। अरे बकलोलवा, ये देखी बुक देख, ये जो बुक है ये क्वेश्चन है बल का। निम्नलिखित में से किसमें केवल परिमाण होता है? किसमें केवल परिमाण होता है? तो अदिश राशियों में केवल क्या होता है? परिमाण होता है। अदिश राशियों में केवल परिमाण होता है। यह क्वेश्चन पूछा है तुम्हारा ग्रुप डी में 2018 में, कौन कौन शिफ्ट में कितना कितना तारीख को पूछा है। यहाँ पर इसके बगल में आंसर लिखा हुआ है सी, इसके बगल में लिखा है बी, इसके बगल में डी। अब तू लोग ऐसा ऐसा अनहरिया लेकर रहेगा तो हम क्या बोलेंगे? तू लोग को नहीं दिया आंसर। चलिए देखिए, छोड़िए, तो ये 2 थीटा कोण पर घूम जाएगा। दूसरा देखिए, अगर वस्तु की चाल, किसकी चाल भैया? वस्तु की चाल अगर भी है, कितना है? वस्तु की चाल भी है, तो प्रतिबिंब की चाल कितनी होगी? प्रतिबिंब की चाल 2 भी हो जाएगा। कितना होगा? 2 भी हो जाएगा। ये मिट जा रहा है, पता नहीं क्यों पगला गया सुजुरा, बुढ़वा पगला गया। उसके ऊपर लिंटर वाला ढलैया कर रहे हैं ना, तो हमको लगता है बुढ़वा को सीबीएसई बोर्ड का लक्षण पड़ गया है। क्योंकि जब सीबीएसई बोर्ड में जैसे ऐसे लिखते हैं जानवर, देखो सीबीएसई वाला हो गया ये, इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो अगर हम किसी दर्पण की ओर कितना स्पीड से आएंगे? कितने स्पीड से? भी वेग से आएंगे, तो फोटोआ कितना दिखाई देगा? 2 भी वेग से। कितने वेग से दिखाई देगा? 2 भी वेग से दिखाई देता है। कितने वेग से दिखाई देता है? 2 भी वेग से। इसीलिए जिम में आप देखिएगा, जो जिम किया जाता है तो चारों ओर से शीशा लगा देता है। चारों ओर से क्या होता है? शीशा लगा देता है, ताकि उसको पता है कि इसमें वो दौड़ेगा, ससुरा दौड़ेगा 20 की स्पीड में, देखेगा लगेगा ओ माय गॉड 40 की स्पीड दौड़ रहा है, दौड़ेगा 40, उसको लगेगा 80। अरे ससुरा तनिक उसको देख के अपने में खुश रहेगा, ओ माय गॉड कितना अच्छा हम धावक है, मिल्खा सिंह। ससुरा बाहर निकल तुम दर्पण से, थोड़ा मिल्खा सिंह निकल जाएगा। जानबूझ के वो जानता है कि अगर कोई चीज समतल दर्पण में दिख रही है तो जितने स्पीड में है उसकी वो डबल स्पीड में दिखती है। कितनी स्पीड में? डबल स्पीड में। किसी को दिक्कत? आप भी करते हैं? जिम करते हैं? वेरी गुड, करिए करिए भाई, हमको भी लग रहा है करना पड़ेगा। देख रहे पेट निकल रहा है इसे, देखिए ध्यान से। तो ये वस्तु की चाल हो गई भी, तो उसके हो गई 2 भी वेग से। नचनिया जो होती है सर, लड़की सब नचनिया बनती है, सब डांसर समझते हैं, नचनिया समझते हैं डांसर। हम लोग डांसर को हिंदी मीडियम वाले नचनिया कहते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले उसे डांसर कहते हैं। तो लड़की सब ना डांस सीखती है सब। ओ माय गॉड, ये देखो लड़का पगलाएगा ससुरा, जिम चल जाएगा, लगेगा खूब अच्छा दिखेगा। लड़की चलेगी तो नाचने चले, ओ माय गॉड ऐसे ऐसे नाचेगी उसमें। तो अगल बगल में क्या करता है? शीशा लगा देता है, अगल बगल में शीशा लगा देता है। उसको पता है कि अगर प्रतिबिंब 2 वेग से चला, वस्तु अगर भी वेग से चल रही है तो कितना पे दिखाई देगी? 2 भी पर। तो नाचेगी कम स्पीड में, लिखेगा अरे वाह माधुरी दीक्षित फेल, वाह 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 वाह। अरे लड़की सब जो डांस करते, जो कॉलेज में सीख के आती है सब ना, सीख के जो नचनिया वाला स्कूल में सीख के आते हैं, उससे बढ़िया तो लड़का नागिन डांस कर देता है, उससे फास्ट कर देगा। ले नागिन डांस यहाँ पे, समझा गया? तो ये शीशा का कमाल है। किसका कमाल है? शीशा का कमाल है। इसलिए शीशा के कमाल से बच के रहिएगा भैया, शीशा में बहुत चीज हो जाते हैं सब। आगे बढ़े।
चलिए तीसरा देखते हैं। प्रतिबिंब हो गया, 2v वेग से दिखेंगे। अगर आपके अंदर, अगर आप प्रतिबिंब से x मीटर की दूरी पर है तो आपका फोटो कितना मीटर की गहराई पर होगा? जितना मीटर आप बाहर होते हैं प्रतिबिंब के, अगर कोई वस्तु प्रतिबिंब के बाहर होती है तो कितनी अंदर दिखती है? कोई आइडिया बताए तो। उतनी ही दूरी होती है। देखिए इसमें 2v मत कर दीजिएगा। वस्तु यदि x मीटर की दूरी पर है तो प्रतिबिंब भी कितनी होगा? ये भी कितने मीटर होगा? x मीटर गहरा होगा। कितना होगा? x मीटर गहरा होगा। कितना मीटर गहरा होगा? x मीटर। समझिए कैसे, क्वेश्चन कैसे पूछेगा। दस मीटर दूरी पर किसी दर्पण से 10 मीटर दूरी पर खड़े श्याम को, किसी दर्पण से 10 मीटर दूरी खड़े व्यक्ति में इस व्यक्ति तथा इसके प्रतिबिंब यानी जो फोटो बनेगा उसमें कितनी दूरी होगी? तो सिंपल है यार कि जितनी दूर आप दर्पण से होते हैं, दर्पण के अंदर उतनी ही दूर आपका फोटो रहता है। यानी आप दर्पण से जितना दूर हैं उतने अंदर आप दर्पण के अंदर हैं। यानी ये शीशा से आप जितना दूर हैं शीशा के उतने ही अंदर हैं। तो 10 अंदर 10 बाहर, टोटल दूरी 20। टोटल दूरी 20। लेकिन इतना हलवा वाला क्वेश्चन एग्जाम में नहीं ना देगा। क्वेश्चन कैसे देगा एग्जाम में? समझिए ध्यान से। एग्जाम में क्वेश्चन जो देता है वो थोड़ा सा घुमा के दे देता है ताकि आप समझ सके, ताकि थोड़ा सा उलझ सके। कहेगा एक लड़का 4 मीटर पर सेकंड की वेग से दर्पण की ओर जा रहा है। एक लड़का कितने वेग से जा रहा है? 4 मीटर पर सेकंड की वेग से दर्पण की ओर जा रहा है। तो लड़का है 4 मीटर पर सेकंड की वेग से दर्पण की ओर जा रहा है। यह दर्पण है। कितने जा रहा है यहाँ पर? अब इसके बाद वो टाइमिंग दे देगा। कहेगा कि 8 सेकंड बाद लड़का को अपना प्रतिबिंब 20 मीटर की गहराई पर दिखाई देता है। कितना सेकंड बाद? 8 सेकंड बाद। 8 सेकंड बाद उसको प्रतिबिंब कितनी गहराई पर दिखाई दिया है? 20 मीटर की गहराई पर दिखा है। तो इमेज कह रहा है प्रतिबिंब कितने मीटर पे? 20 मीटर की गहराई पर। तो शुरुआत में लड़का से और इसके बीच में दूरी कितनी थी? शुरुआत में दूरी कितनी थी? कितनी थी भैया? देखिए इसमें कुछ लोग का 42, कुछ का 52, कुछ का कुछ आ रहा है। ये दर्पण है। इसमें लड़का शुरुआत में यहां से यहां आया है और जब ये देखा है अपना फोटो तो उसका प्रतिबिंब दिखाई दिया है 20 मीटर की दूरी पर। यानी ये टोटल डिस्टेंस 20 है, यानी यहां से यहां 10 है। वो क्या कर रहा है? उसे अपना प्रतिबिंब 20 मीटर दूर दिख रहा है। वो ये नहीं कह रहा है कि उसका प्रतिबिंब दर्पण के अंदर 20 मीटर बन रहा है, ऐसा नहीं है। उसे अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया है 20 मीटर की दूरी पर, यानी 10 ये 10 ये। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में स्पष्ट देगा कि उसे अपना प्रतिबिंब दर्पण के अंदर 20 मीटर दिखता है, तो आप 20 यहां लिखेंगे, 20 यहां लिखेंगे। लेकिन जो क्वेश्चन बोले हैं मटेरियल में, जो आपके क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है कि लड़का को यहीं से अपना प्रतिबिंब 20 मीटर दिखाई दिया है, तो ये 10 ये 10। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ये आया कितना दूरी से था। दूरी निकाल देते हैं।
कितने दूरी से आया था, ये कितना डिस्टेंस यहां से यहां ट्रेवल किया, चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल कितना था भैया 8 मीटर पर सेकंड, कितना था चाल कितना दिया था भैया 4 मीटर पर सेकंड, समय था 8 सेकंड, समय था 8 सेकंड यानी 32 मीटर। यहां ये 32 मीटर तय करके आया है और यहां 10 मीटर, और यहां से जब देखा है तो उसको दिखाई दिया है कि भैया हम 20 मीटर अंदर हैं, 20 मीटर अंदर है, यहीं से 20 मीटर, तो ये 10 और ये 10। अब कह रहा है कि इस शीशा से यानी ये दर्पण से इस लड़के की प्रारंभिक दूरी कितनी थी, तो सोच रहे 32 मीटर यहाँ से दौड़ के आया और फिर देखा तो वहां पे तो टोटल 42 मीटर, कितना 42 मीटर। चालीस कहां से ला रहा है भाई, 42 मीटर। क्वेश्चन सुनिए ध्यान से, 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से एक लड़का दर्पण की ओर 5 सेकंड बाद 10 मीटर की चाल से एक लड़का को 5 सेकंड बाद दर्पण के अंदर 30 मीटर की दूरी पर अपना प्रतिबिंब देखता है, अपना प्रतिबिंब देखता है, तो दर्पण से कितनी दूरी पर वह था, दूरी से वह चलना प्रारंभ किया था, स्टार्ट किया था। इसका आंसर दे दीजिए। देखिए यहां स्पष्ट लिखा हुआ है कुछ कुछ चीजें, कोई 80 ला रहा है, कोई 65 ला रहा है, भाई कोई एक सही है, किसी का 80 आ रहा है तो किसी का 65 आ रहा है, कोई एक सही है। चलिए सॉल्व करते हैं। ये भाई साहब यहां से चलना प्रारंभ किए, यहां आने के बाद इनके सामने एक दर्पण दिखाई दिया। अब ये क्वेश्चन में स्पष्ट कर रहा है कि दर्पण के अंदर इन्होंने अपना प्रतिबिंब देखा है। देखिए तो क्या लिखा है, 10 मीटर प्रति वेग से चल रहा एक लड़का को 5 सेकंड बाद दर्पण के अंदर 30 मीटर की दूरी पर है,
वो ये नहीं कह रहा है कि वो खुद से 30 मीटर की दूरी पर है, दर्पणवे से 30 मीटर की दूरी पर उनको अपना फोटो दिखाई दिया है। तो भैया ये कितना दूरी पर है, ये भी 30 मीटर की दूरी पर है। अब यहां से डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ये दूरी बराबर होगा चाल गुणे समय। चाल कितना है भैया, 10 मीटर पर सेकंड के वेग से, कितना समय तक, 5 सेकंड बाद, 50 मीटर। तो ये हो गए 50 मीटर। अब प्लस ये यहां से यहां पूछ रहा है ना, यहां से यहां, तो 50, ये वाला 50 प्लस 30, 80। कई लोगों का 65 आया है। रीजन क्या है, वो ये सोच लिए होंगे कि यहां से, वो खुद कह रहा है कि दर्पण के अंदर 30 मीटर की दूरी पर। इससे पहले वाला अलग था। नहीं हुआ, चलिए अब हम आते हैं यहां पर, इन क्वेश्चंस को मिटाते हैं। मिटा देना। ये दोनों पे न्यूमेरिकल बना सकते हैं। अगर 2 डिग्री घुमा दिए तो कितना डिग्री झुका हुआ दिखेगा, 4 डिग्री झुका हुआ दिखेगा। 100 की स्पीड से जा रहे हैं, अंदरवा कितना दिखेगा, 200 स्पीड में दिखेगा, डरिए जाएगा आदमी। इसीलिए आप देखेंगे मोटरसाइकिल का जो शीशा होता है ना, जो साइड में देखने के लिए होता है, साइड मिरर, उसमें दिखता है कि ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, मतलब वो जितना दिख रहा है ना उससे क्लोजर है। ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, मतलब जितना दिख रहा है उतना नहीं है, वो आपको करीब दिखाई दे रहा है। रीजन क्या है कि अगर कोई सपोज कीजिए कोई 100 मीटर की दूरी पर आ रहा है, 50 की स्पीड से आ रहा है, आपको दिखेगा 200 की 100 की स्पीड से जा रहा है, आप तो कंफ्यूज आ जाएंगे, लगेगा कि ये है वो, वहां नहीं है। वो कह रहा है कि जो दिख रहा है वो थोड़ा सा करीब लाकर दिखाई दे रहा है। रीजन क्या है कि भैया वो 2v वेग से दिखाई देगा। कितने वेग से दिखाई दे रहा है भैया, उसको 2v वेग से दिखाई दे रहा है। इस वजह से मेन दिक्कत हो जाता है। कितने वेग से दिखाई दे रहा है, 2v वेग से दिखाई देता है। तो ये 3-4 चीजें आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एक चीज और पूछता है, बहुत फेमस है, वो सबको पता होना चाहिए। पूरी लंबाई को अगर देखना है आपको, पूरा शरीर, अगर आप चाहते हैं कि अपना पूरा शरीर देखना है तो आपको अपनी आधा लंबाई का दर्पण, आधा लंबाई का दर्पण लेना चाहिए। क्या करना है भैया, आधे लंबाई का दर्पण लेके रखना है। अगर आप पूरा शरीर देखना चाहते हैं तब आपको टोटल क्या करना पड़ेगा, आधे लंबाई का दर्पण लेकर देखना पड़ेगा, तब आप इसे पूरी शरीर आप आराम से देख सकते हैं। अदरवाइज आपको देखने में दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, किसी को दिक्कत है तो बोलिए। 5वां, प्रतिबिंब की संख्या। प्रतिबिंब की संख्या, प्रतिबिंब मतलब क्या होता है, इमेज, इमेज की संख्या। प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी, 360 बटा थीटा, 360 बटा थीटा। अगर ये इवन नंबर आ गया, गलती से आप इसको भाग दे दिए और ये सम संख्या आ गया तो इसमें से एक घटा लीजिएगा। यानी अगर आपका भागफल कितना आता है, इवन यानी सम संख्या आ जाता है, सम संख्या, तो आप क्या करिएगा, 360 बटा थीटा। अगर मान के चलिए इसको भाग दिए, आंसर आया 5, तो सीधे 5 मार दीजिएगा। मान के चलिए आंसर आया इवन नंबर, तो इवन नंबर पे आने पे 1 घटा देते हैं। क्या करते हैं, 1 घटा देते हैं, अदरवाइज में 1 नहीं घटाते, अदरवाइज में 1 नहीं घटाएंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं, देखिए किसी सैलून में, सैलून समझते हैं ना, सैलून में आमने सामने जो दर्पण लगता है, आमने सामने के दर्पण, आमने सामने के दर्पण में
60 डिग्री का झुकाव है, तो कै गो मूड़ी लौकेगा? साठ डिग्री का झुकाव है तो कै गो मूड़ी लौकेगा? बताइए बताइए। कै ठो मूड़ी लौकेगा? तो भैया मूड़ी बराबर देखिए, एन मतलब क्या हो गया? एन, एन बोले तो मूड़ी की संख्या, मूड़ी की संख्या है। एन मतलब क्या होता है? इमेज। एन बराबर, मूड़ी नहीं समझता है ऐसा। 360 बटा थीटा, तो पहले तो यही करना है, 360 बटा थीटा। 360 बटा थीटा कितना डिग्री है भैया? 60 डिग्री है। जीरो से जीरो कट गया, कितना बार में कटा? 6 से कितना बार में कटेगा? कितना डिग्री है? 6 डिग्री है। ले 6 जाके 36 हो गया। अब भैया ये तो सम संख्या हो गया, सम संख्या हो गया। दिक्कत यहां यही है, सम संख्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। सम संख्या हो गया तो एगो घटा दीजिए, 5 गो मूड़ी लौकेगा उसको। कै गो मूड़ी लौकेगा? चलिए, नब्बे डिग्री का कोण है, ऐसे सुना 90 डिग्री के कोण में दिक्कत हो जाएगा। चालीस डिग्री का कोण है, 40 डिग्री का कोण है। तो बताइए बताइए, 40 डिग्री का अगर एंगल बना देता, हाँ, एन बराबर 360 बटा थीटा, 360 बटा थीटा, तो 360 थीटा का बोले तो 40 डिग्री। 90 छोड़ दीजिए, क्यों? क्योंकि विषम संख्या। 90 छोड़ देंगे, क्योंकि 9 छोड़ देंगे, विषम संख्या। 9 छोड़ दीजिए, विषम संख्या। जीरो डिग्री कर देंगे तो अनंत हो जाएगा। पचास डिग्री है तब, 50 डिग्री है। हम्म, 360 बटा 50, 7.2। देखिए भैया, पॉइंट में कितना हो जाए आपको दशमलव की इधर वाला ले लीजिएगा, पूर्णांक संख्या लीजिएगा, इधर वाला ही ले लीजिएगा। रीजन क्या है कि अगर किसी का फोटो तनी सा कटा है, या फिर मान के चलिए आपका ब्याह का फोटो है और उसमें 10% कटा है, यानी माथवे कट गया है,
तो क्या कहेगा, ए चलन है 10% कटल है, क्या हो गया, चलन है, चलेगा नहीं चलेगा, पूरा चाहिए, पूरा चकचकाइल फोटो। पूर्णांक ले लीजिएगा कितना 7, इंटीजर ले लीजिएगा पूर्णांक 7। जीरो डिग्री क्या है, 0 डिग्री कितना डिग्री बाबू, 0 डिग्री। बस n बराबर 360 बटा 0। 0 से कोनो चीज में भाग देंगे नहीं, जो सीधा उलाट पलाट के अनंत कर देता, ले सजुरा रद्द कर देता है। यानी आपको ये वाली चीजें पूरा कंप्लीट हो गया दर्पण में। दर्पण में एक और पहले का कंसेप्ट था, एक ये वाला था। यानी दर्पण का जो फर्स्ट कंसेप्ट था, फर्स्ट वाला क्या था, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। दूसरा नंबर, दर्पण को जितना झुकाएंगे सोच रहा फोटोआ दुना झुक जाएगा। हचाक से दौड़ेंगे तो बहुते हचाक से दौड़ेगा, धीरे दौड़ेंगे हचाक से दौड़ेगा। जितना दूर बाहर उतने दूर अंदर। पूरा फोटो देखना है तो आधी लंबाई का। हम हैं 5 फीट 8 इंच, 5 फीट 8 इंच। आप बताइए हम कितने, हम 5 फीट 8 इंच के हैं, कितना हमको रखना चाहिए अपनी लंबाई का आधा। मान लीजिए अमिताभ जी को मान लीजिए 6 फीट से भी ज्यादा है, बहुत लंबे हीरो हैं। अमिताभ बच्चन 6 फीट, 3 फीट का कम से कम शीशा रहना चाहिए। कम से कम कितने फीट की रहनी चाहिए, 3 फीट का रहना चाहिए, तभी दिखेगा, अदरवाइज में नहीं दिखेगा। छठवां एक चीज होता है पेरिस्कोप, परिदर्शी, परिदर्शी पेरिस्कोप। कहेगा पेरिस्कोप में शीशा कितने डिग्री पे लगा रहता है, तो पेरिस्कोप में शीशा 90 डिग्री पे ना लगे 45 डिग्री पे लगाया जाता है। पेरिस्कोप पर कितने डिग्री पे लगाया जाता है भाई, 45 डिग्री पे लगाया जाएगा। पेरिस्कोप पर कितने डिग्री पे लगाया जाता है, 45 डिग्री पर। पेरिस्कोप क्या होगा, देखिए पेरिस्कोप कहां लगाया जाता है, पनडुब्बियों में। पेरिस्कोप कहां लगाया जाता है भाई, पनडुब्बी में। पनडुब्बी एक ऐसी चीज होती है बिना जमीन पे आए ऊपर की चीज को देख लेती है। यहां मान लीजिए कोई जहाज खड़ा है, पानी वाला जहाज है, यहां पानी वाला एक जहाज खड़ा है। पनडुब्बी एक ऐसा डिवाइस होता है जो पानी के अंदर रहती है। पनडुब्बी पानी के अंदर चलती हुई एक जहाज होती है। ये किस चीज का प्रयोग करती है, तो भैया पेरिस्कोप का प्रयोग करती है। पेरिस्कोप क्या होता है, देखिए एक इस तरह की डिवाइस होगी, ये हो गया पेरिस्कोप। इसका इधोधड़ मुंह हो गया, ये मुंह खुलल रहता है, यहां से मुंह खुलल है। इसको देखेंगे ना अंदर, तो अंदर इसको इधर घुमा दिया जाएगा, इसका मुंह इधर घुलल है। इसमें से देखेंगे तो वो दिख जाएगा, इसमें से देखेंगे तो दिख जाएगा। कैसे दिखेगा, देखिए यहां एक 45 डिग्री का एंगल पर एक दर्पण लगा दीजिए। जैसे 45 डिग्री के एंगल पे लगाएंगे ना, ये फोटोआ इसको देखेगा, इससे जो यहाँ पे हचाक से फोटो को नीचे भेज देगा। जैसे आप इसमें क्या लगाएंगे, 45 डिग्री के एंगल पे ये तुरंत इस फोटो को कहां भेजेगा, नीचे। तो ऐसे देखिएगा, एक काम करते हैं, हियो एगो 45 डिग्री पे लगा देते हैं, ये हचाक से फोटोआ यहां भेज देगा, ये यहां से देख लेगा। तो पेरिस्कोप में, पेरिस्कोप किसे बोलते हैं, परिदर्शी को कहते हैं। ये किस सिद्धांत पर आधारित होता है, तो भैया ये परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित होता है। इसमें कौन सा दर्पण लगाते हैं, तो समतल दर्पण लगाते हैं।
कितने डिग्री पर लगाते हैं? तो भैया ये हम लगाते हैं इसे 45 डिग्री पर। पेरिस्कोप से किसका प्रयोग करते हैं? पनडुब्बियां बाहर देखने के लिए पेरिस्कोप का प्रयोग करते हैं। पनडुब्बी बाहर देखने के लिए किसका प्रयोग करेगी? पेरिस्कोप का। ठीक है, पनडुब्बी कितने का प्रयोग करती है? पेरिस्कोप का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए, समतल दर्पण से किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब हम लोग चलते हैं गोलीय दर्पण की ओर। गोलीय दर्पण के दो भाग, अवतल और उत्तल। अभी आपको प्लेन मिरर में कोई क्वेश्चन है तो बोलिएगा। अब उसके बाद अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, फोकस दूरी, पावर, अनंत कब होगा, कब क्या होगा, प्रतिबिंब धनात्मक ऋणात्मक, काल्पनिक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, ये सब चीजें हम अब आगे पढ़ेंगे। पहले इसमें कोई दिक्कत है तो बोलिए।